बाद में अपन बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो एंजाइटी है उसको किस क्लास में डिफाइन किया गया है या फिर इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि अभी तक अपन ने जो एंजाइटी थे उसके जो सब टॉपिक्स थे इंट्रो, डेफिनेशन, कोजेज के बारे में अपन ने बात कर ली है। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें अपन तो कुछ ज्यादा स्पेसिफिक ये नहीं है कि एंजाइटी को बहुत ज्यादा ही क्लासिफाई किया गया है। जनरली दो प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है। एक तो बोल सकते हैं अपन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इसको बोलेंगे GAD, और एक को बोल देंगे PAD, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी आपके सभी के। ठीक है, कि जो आपका एंजाइटी डिसऑर्डर है उसको अपन ने क्या किया है, दो प्रकार से क्लासिफाई किया है। फर्स्ट क्लास में तो अपन बात करेंगे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में, और सेकंड में बात करेंगे अपन पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आया होगा। तो अब मैं बात कर लेता हूं स्पेसिफिक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। तो एक बार मैं बेसिक बता देता हूं आपको कि जनरलाइज्ड नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि जनरलाइज्ड मतलब कि जनरल, सामान्य कंडीशन में पाए जाने वाली एंजाइटी को क्या बोलेंगे अपन, जनरल एंजाइटी। जैसे कि डे और डेली लिविंग लाइफ में अपने एंजाइटी पाई जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। और पैनिक की बात करें तो अपन नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि पैनिक एकदम से, या फिर एक्यूट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पैनिक का मतलब एकदम से, या फिर एक्यूट एंजाइटी मतलब कि ऐसी एंजाइटी जिसका अराउजल एकदम से हो, अचानक हो। जैसे कि कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन, किसी लविंग पर्सन की डेथ हो जाना, या फिर अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड कंडीशन का सामना कर लेना, वो क्या कोज करेगी, अपना एंजाइटी कोज करेगी। ये अपन ने जनरल बात की थी किसके बारे में, कि आपका जो एंजाइटी जनरल डिसऑर्डर क्या होता है और पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब मैं कुछ स्पेसिफिक जो कि सिम्टम्स शो होते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक समझ में आया होगा आप सभी के। तो जनरलाइज का मैंने जैसे कि अभी आपको बताया मीनिंग कि जनरल कंडीशन में या फिर डेली, डे और डेली लाइफ में पाई जाने वाली एंजाइटी को अपन क्या बोलेंगे, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसका ड्यूरेशन 6 मंथ और मोर होगा। ऐसा नहीं है कि अपने को आज ही डर लगा और अपन ने आज ही नाम दे दिया उसको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, नहीं। उसका कम से कम एक क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल होना चाहिए कि जो जनरलाइज एंजाइटी होगी अपने को तो उसका ड्यूरेशन है कम से कम 6 महीने या फिर उससे ज्यादा ही होगा। 6 महीने से कम एंजाइटी है तो उसको अपने जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे। इसके अंदर पाए जाने वाले जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है किसी पर्सन में तो किस प्रकार के सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां अपन बात करेंगे हेडेक, ठीक है, टायर्डनेस, फटीग भी बोल सकते हैं, थकान। ठीक है, इसके बाद में टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया। ठीक है, देन इसके बाद में और भी बोल सकते हैं कि अनइंटरेस्ट या फिर किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं होना है, लॉन्ग टर्म हेडेक रहना, इनके बारे में अपन बात कर सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि अपन ने बात की है कि जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है उनमें किन प्रकार के सिम्टम्स को देखा जाता है। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर कुछ और भी सिम्टम है जिनको भी अपन देखेंगे कि ड्राई माउथ, इनसोम्निया, ठीक है, ड्राई माउथ हो गया, इनसोम्निया हो गया, और लैक ऑफ अटेंशन, किसी भी काम को करने में अटेंशन ना होना, ड्राई माउथ हो जाना, इनसोम्निया, नींद ना आना। अरे होता है ना किसी प्रकार, किसी कोई भी पर्सन होता है वो डिप्रेशन में होता है तो उसको क्या एक प्रकार से एंजाइटी होती है और उस चक्कर में क्या वो रातों को सो भी नहीं पाता है। तो ये कुछ सिम्टम है। इसके अलावा काफी अनेक प्रकार के सिम्टम हैं जो कि आप भी किसी न किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपकी जिंदगी में आप भी एंजाइटी सफर करते हैं तो कुछ सिम्टम आपके अंदर भी देखे जाते हैं।
ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, यहां तक आपको सभी को समझ आया होगा। अब अपन बात करने वाले हैं कि जो क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट था पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके बारे में। ठीक है, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा कि पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको जब ये स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन, जब भी बताया था कि पैनिक का मतलब अचानक से होने वाली एंजाइटी या एक्यूट एंजाइटी को ही क्या कहेंगे अपन, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसके अंदर सिम्टम भी पैनिक जैसे शो होंगे, ऐसा तो ही नहीं है कि स्लो स्लो सिम्टम्स होंगे। स्लो का मतलब जैसे कि अभी बोला मैंने हेडेक चल रहा है, माइल्ड हेडेक चल रहा है रेगुलर, ठीक है। देन मैंने बोला फिर आपसे कि हेडेक के अलावा क्या हो रहा है कि टायर्डनेस हो रही है, थकान हो रही है। तो पैनिक का मतलब कि पैनिक ही होगा, ठीक है। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो एंजाइटी होती है उसका पीक लेवल क्या होता है, एक बीच में याद आ गया मेरे को। तो एंजाइटी का जो पीक लेवल होता है वो होता है 10 मिनट आफ्टर एंजाइटी। मतलब कि आपकी जो एंजाइटी हुई है उसके 10 मिनट के बाद में ही एंजाइटी अपने पीक लेवल पे जाती है। ऐसा नहीं कि एंजाइटी हुई और तुरंत पीक लेवल पे चली गई। एंजाइटी हुई है तो उसकी तुरंत जो 10 मिनट का ड्यूरेशन है उस पर क्या है, वो अपने पीक लेवल को कवर कर लेती है। इसके अंदर जो सिम्टम देखे जाएंगे वो एक क्या है, पैनिक वाले सिम्टम देखे जाएंगे, एक तरीके से सीवियर सिम्टम्स देखे जाएंगे। जैसे कि अपन बात करें तो मैं जनरली भी बता देता हूं आपको सिम्टम कौन कौन से देखे जाएंगे। पर्सन वर्थलेसनेस फील करेगा, कि वो सोचेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है अचानक से, क्योंकि इस कंडीशन को डेवलप करने वाले कॉजेज क्या होते हैं, सडन होने वाली ट्रेजेडीज, जैसे कि किसी लविंग पर्सन की डेथ हो जाना, या फिर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाना, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जो कि अनएक्सपेक्टेड हो और वो अचानक से अपने सामने आ जाए। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। और जो ये पैनिक एंजाइटी है उसके जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको कि क्या होगा इसका सिम्टम, कि एक मिनट, इसका सिम्टम अपन देखेंगे कि अचानक से सिम्टम शो होना। मतलब पैनिक एंजाइटी में क्या होंगे, अचानक से सारे सिम्टम शो होंगे। पर्सन क्या है कि कोई भी काम है उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। पेशेंट सोचेगा कि मैं तो मरने वाला हूं, जिसको अपन बोल सकते हैं इम्पेंडिंग डूम। ठीक है, पर्सन सोचेगा कि सडन से मेरा हार्ट फेल होने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसके अंदर बोल सकते हैं वर्थलेसनेस, वर्थलेसनेस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पेशेंट सोचेगा कि वह मरने वाला है, कि फीलिंग ऑफ डेथ। ठीक है, पेशेंट थिंक हार्ट फेल नाउ। मतलब कि वो क्या सोचेगा कि मेरा हार्ट फेल होने वाला है। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। देन इसके बाद में अपन बात करें तो इसमें कुछ और भी सिम्टम हो सकते हैं, जैसे चोकिंग। चोकिंग भी एक सीवियर कंडीशन होती है, चौक हो जाएगा पेशेंट, क्या बोलेंगे। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई होगी कि जो पैनिक एंजाइटी है उसके क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं। तो जो मेन सिम्टम्स हैं वो तो ये देखे जाएंगे। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर भी टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, क्योंकि अचानक से अपने क्या है एंजाइटी डेवलप होगी तो टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, टेकिपीनिया देखने को मिलेगा, वो मिलेगा लेकिन अचानक से, और अपना कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा। तो आपके हार्ट के सिम्टम बढ़ जाएंगे, जैसे कि लाइक दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके क्या है सिम्टम्स देखने को अपने को मिलेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया है कहां तक, इंट्रो, डेफिनेशन, कॉजेज, क्लासिफिकेशन एंड साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट, जो कि डायग्नोसिस है। ठीक है, ये बात अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन अब बात करने वाले हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर है उसके डायग्नोसिस के बारे में। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं कि जो आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उसके अंदर किस प्रकार के डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन अपने को परफॉर्म करने पड़ेंगे, कि आपको डिजीज है, एंजाइटी है या नहीं है, उसका पता लगाने के बारे में। तो मेनली अगर अपन बात करें तो कुछ डायग्नोसिस है जिनके बारे में अपन बात करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन,
ठीक है, ठीक है, यहां हो गया। इसके बाद में बोलेंगे रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद में अपन बोल सकते हैं CSF एग्जामिनेशन, ठीक है। मेनली ये तीन प्रकार के डायग्नोसिस अपन क्या है परफॉर्म करते हैं, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन में अपने को पता लग जाएगा कि भाई इसकी पारिवारिक कंडीशन कैसी है, ये क्या करता है क्या नहीं करता है, इसको कोई डिजीज है या फिर परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन है, वो बता देगा कि वास्तव में इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके अंदर अल्ट्रेशन है या फिर इन्फेक्शन वगैरह है, तो उस वजह से भी कोई भी डिजीज कंडीशन है तो उस वजह से भी क्या है एंजाइटी सफर कर सकता है। CSF में जितने भी आपकी जो न्यूरो से रिलेटेड है, जो कि CSF आइडेंटिफाई कर सकता है, उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं। यहां तक बात हुई है इसके डायग्नोसिस के बारे में, ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें क्या है तीन प्रकार के मेनली जो डायग्नोसिस है वो परफॉर्म करेंगे। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो लास्ट और इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसके बारे में, वो है आपका मैनेजमेंट, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। तो मैनेजमेंट के बारे में अगर अपन बात करें तो ये क्या है, एक साइकेट्रिक बीमारी है जो क्या है आपकी जो मानसिक कंडीशन है उनके ही थ्रू उत्पन्न होती है। तो इसको अपन रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, अनेक प्रकार की थेरेपीज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और कुछ मेडिकेशंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो फर्स्ट अपन बात करेंगे कि मैनेजमेंट में क्या क्या अपन को यूज करना है। तो एक तो सपोर्टिव सिस्टम की बात करेंगे, सपोर्टिव सिस्टम, ठीक है, सपोर्ट करेंगे पेशेंट को, ठीक है। डोंट लीव द पेशेंट अलोन, मतलब कि पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, पेशेंट नॉट, ठीक है, पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है, क्या लेंगे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और अनेक प्रकार की जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं कि उसकी जो एंजाइटी है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, जैसे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन टेक्निक भी यूज ले सकते हैं इसमें, क्या बोलेंगे अपन, ओपन टेक्निक, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई होगी। ये तो आपका क्या हो गया, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर काउंट कर लिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के मैनेजमेंट में किसी भी प्रकार की मेडिसिन का यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। देन अगर अपन बात करें कि जो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसमें किन दवाओं का यूज किया जाएगा, तो मेनली जो दवा यूज की जाती है इसके फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, वो दवा यूज की जाएगी एंटी एंजाइटी ड्रग, उसमें अपन बोल सकते हैं बेंजोडाइजेपिन्स और सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। क्योंकि जो सीरोटोनिन है उसका जो रीअपटेक है उसको इनहिबिट कर देंगे तो भी अपनी एंजाइटी में रिलीफ मिलेगा। तो अपन क्या बात करेंगे, बेंजो और SSRI। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में दो प्रकार की दवाओं का यूज करेंगे, कौन कौन सी हो गई ये आपकी, बेंजोडाइजेपिन्स या फिर इसमें बोल सकते हैं बेंजोडाइजेपाम, ठीक है, डाइजेपिन्स या फिर बेंजोडाइजेपाम बोल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात की अपन ने सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। ये आज का अपना टॉपिक था एंजाइटी, जिसके बारे में अपन ने पूरा डिस्क्रिप्शन में बात की है, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, थैंक यू सो मच।